नमस्कार। हम लेके आए हैं मानव भूगोल का अगला चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षाओं में जिससे पूछा जाता है। पाठ का नाम है आपका जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। तो जैसा हम शुरू से ही कहते हैं कि सबसे पहले हमें देखना क्या है, पाठ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जनसंख्या। जनसंख्या आपको बताया था, लोगों का समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में बताए थे कि किसी देश की जनसंख्या उस देश के लिए उसका सबसे बड़ा संसाधन होती है। अब बात करें किसकी, संगठन की। तो संगठन क्या है, संगठन क्या है कि संगठन एक तरीके के विशेष प्रकार, यानी किसी जनसंख्या के विशेष समूह, उसकी विशेषताएं, पहले विशेषताओं का वर्गीकरण करना और वर्गीकरण करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। एक तरीके से ये कहा जाए कि लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज हो जो लोगों को अलग कर रही हो, और उस एक ही जो चीज अलग करने वाली हो, भाषा अलग कर रही तो वो भाषाई संगठन, धर्म अलग कर रहा है तो धार्मिक संगठन, एक तरीके से जो उनको एक कर रहा हो वही क्या है, संगठन। बात समझ में आई। तो संगठन क्या है, किसी चीज जनसंख्या के बीच में पाई जाने वाली एक विशेष विशेषता जो पाई जाती है सबके अंदर, वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे लिंग संगठन, या कह दिया जाए जाति संगठन, या कह दिया जाए एक तरीके से काम का या संगठन, यानी काम के आधार पर जब लोगों को काम के आधार पर जब लोग बटे होंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कार्यक संगठन। तो संगठन का मतलब होता है किसी विशेष चीज के आधार पर लोगों को बांटना या जनसंख्या को बांटना, वही क्या है, जनसंख्या संगठन। तो पाठ का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम आगे चलते हैं कि पाठ का मतलब क्या है। इस पे जैसे हम किस किस आधार पर लोगों को बांट सकते हैं, जैसे बताया काम के आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है, शिक्षा के आधार पर बांटा जा सकता है, लिंग के आधार पर बांटा जा सकता है, कोई स्त्री है, पुरुष है, या थर्ड जेंडर है, इस आधार पर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, लिंग संगठन की। लिंग संगठन। अब लिंग संगठन में अगर बात आती है तो सबसे पहले बात आती है लिंगानुपात की। इसमें अगर सबसे पहले बात हम करेंगे तो सबसे पहले बात किसकी आ जाती है, लिंगानुपात की। लिंगानुपात की सबसे पहले बात है, लिंगानुपात कैसी, लिंगानुपात क्या है। अब बात ये भी है कि चलो संगठन तो समझो, लिंगानुपात है क्या। लिंगानुपात क्या है कि स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, अब ये अलग अलग जगह है, स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को हम कह सकते हैं। जिस प्रकार जनसंख्या के मत में हम कह रहे थे, उसी प्रकार से लिंग अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, स्त्री और पुरुषों के बीच एक समानुपातिक अनुपात को हम क्या कह सकते हैं। अब ये अलग अलग देशों में, विश्व में अलग अलग तरीके से माना जाता है। जैसे अगर बात करें तो रूस की, कि रूस में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो रूस में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, पहले पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, फिर स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, और उससे क्या कर लिया जाएगा, उससे वहां का लिंग अनुपात बताया जाएगा। मान लीजिए किसी जगह की जनसंख्या पहले निकाल ली कि पुरुषों का परसेंटेज इतना, स्त्रियों का परसेंटेज इतना, तो लिंग अनुपात इतना है। अब बात करें किसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका क्या करता है, प्रति 100 में निकालता है। प्रति 100 में कैसे, जैसे हम लोग निकालते हैं कि हमारे देश का जो देखा जाए लिंग अनुपात क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हमारे यहाँ लिंग अनुपात क्या कहते हैं, कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। लेकिन वहीं पे अमेरिका में इसकी परिभाषा क्या है, कि प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, उल्टा है। यहाँ महिलाओं की संख्या पे पुरुषों की संख्या का मतलब व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1000 पे नहीं, यहाँ पे 100 पे व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर सूत्र निकालना है तो हम कह देंगे कि लिंगानुपात बराबर, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें देखिए जस्ट उल्टा चलता है। इसमें हम कहते हैं पहले पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 100, पुरुष जनसंख्या स्त्री जनसंख्या गुणे 100। ये कहाँ चलता है, अमेरिका। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, यही कहाँ चलता है, न्यूजीलैंड में भी यही चलता है। लिंगानुपात निकालने के लिए अमेरिका में 100 में निकालते हैं, न्यूजीलैंड में भी सेम यही चलता है। न्यूजीलैंड ही नहीं, यहाँ तक कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ,
वहां पे भी 100 में ही जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है, यानी लिंग अनुपात निकाला जाता है। भारत में क्या है, अब भारत की बात कर लेते हैं। जब यहाँ तक आए हैं कि भारत में कैसे निकाला जाता है, तो भारत में अगर आपसे पूछता है कि लिंगानुपात क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भारत में क्या है, जस्ट उल्टा हो जाता है, स्त्री अपॉन पुरुष गुणे 1000। ये सूत्र है किसका, भारत में लिंग अनुपात। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप लोगों को याद रखना। लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को भारत के आधार पे यह कह दिया जाए कि महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या का अनुपात को है क्या कहा जाए, अब महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। अमेरिका में इसको प्रति 100 में निकाला जाता है, न्यूजीलैंड में 100 में, यूएनओ द्वारा भी यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी, या कह दिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी 100 में ही निकाला जाता है। अब आप कहेंगे अगर 100 में निकाला जाता है तो चलिए भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। ठीक, अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक, तो विश्व का लिंग अनुपात की बात करें कि विश्व में लिंग अनुपात कितना है, तो विश्व में लिंग अनुपात कितना है, 102। 102 का मतलब समझ रहे हैं, विश्व में भी किस पे, महिलाओं पे निकाला जाता है, यानी 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, 102। तो ना पढ़ने वाले समझ लो, अगर नौकरी नहीं मिली तो ये 2 पुरुष एक्स्ट्रा हो रहा है, उनमें तुम्हारी गिनती हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा सा पढ़ोगे लिखोगे तो शादी होगी नहीं, 102 में 2 आएंगे, तुम्हारे नंबर भी होंगे। ठीक, तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं, लिंग अनुपात बराबर स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। ये भारत के आधार पर और ये अमेरिका के आधार पर। बात समझ में आई। अब देखिए इसमें थोड़ा आगे चलते हैं कि लिंग अनुपात का महत्व क्या है। अगर लिंग अनुपात से अगर ये है तो लिंग अनुपात क्या है, ऐसा इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी देश में अगर लिंग संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं कि लिंग संगठन का किसी देश में क्या महत्व है, तो लिंग संगठन का एक तरीके से सबसे पहली चीज क्या है, सामाजिक और आर्थिक सूचक है। अब आप कहेंगे सर लिंग अनुपात किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक सूचक है, बात तो सही है कि किस प्रकार है। जैसे सामाजिक सूचक किस प्रकार से, मान लीजिए किसी जगह पे लिंग अनुपात अच्छा है, तो या कह दिया जाए किसी जगह महिलाओं की शिक्षा अच्छी है। अगर शिक्षा अच्छी है तो मतलब वहां का समाज अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने का काम कौन करता है, माँ। अगर भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो उसको कौन पढ़ाएगा, उसकी बहन। तो एक तरीके से वहां की अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वहां की आने वाली जनरेशन कैसी होगी, शिक्षित होगी। वहां पे क्या होगा, लिंग अनुपात बराबर होगा एक तरीके से, बात समझ रहे हैं। अब आर्थिक कैसे सूचक होगा, अगर कोई देश अच्छा है, विकसित है, तो मतलब वहां के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बराबर काम कर रहे हैं, रोजगार पे लगी हुई, और रोजगार पे कब लगी होंगी, जब शिक्षित होंगी। तो कहीं ना कहीं लिंगानुपात क्या है, अगर किसी जगह का लिंगानुपात क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक सूचक होता है एक तरीके से। किसी जगह की अर्थव्यवस्था एक तरीके से बेकार चल रही है, जैसे बात करें अफगानिस्तान की, अगर अफगानिस्तान में देखते होंगे कि स्त्री शिक्षा को पूरी तरीके से बंद किया, वहां पे शिक्षा का इतना महत्व नहीं है देखा जाए तो, वो तो शिक्षा के बारे में बाद में पढ़े। अभी यहाँ पे सामाजिक आर्थिक सूचक की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक सूचक है समाज में। मान लीजिए किसी जगह पे देखें कि बहुत कम लिंग अनुपात है, मतलब वहां पे क्या होगा, भ्रूण हत्या होती होगी, तो एक तरीके से सामाजिक सूचक है ना, कि जहाँ भ्रूण हत्या हो रही है स्त्रियों की संख्या का, मतलब वो सामाजिक एक तरीके से ठीक नहीं हो, वहां के एक तरीके से सामाजिक या सांस्कृतिक की सूचना दे रहा है हमको कि वहां पे क्यों। अब जैसे हम कहते हैं हरियाणा या राजस्थान में, अपने देश की बात करें, अगर देश के बारे में तो बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो किसी देश में अगर महिलाओं की संख्या कम है तो मतलब क्या है, मतलब ये है, या किसी देश में या किसी राज्य में महिलाओं की संख्या कम, मतलब वहां पे ये है कि वहां पे लोग बेटा बेटी को एक समान नहीं समझते। इसलिए भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। इसीलिए हरियाणा से ही प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निकाला था, बेटी पढ़ाओ परियोजना शुरू करी थी। ठीक, तब से ताकत बेटी बेटा एक समान हो जाए। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, वहां की जन्म दर पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको कहेंगे जन्म दर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जन्म दर पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर
स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, लिंग अनुपात सही है, तो जन्म दर क्या होगा, ठीक होगा। और लिंग अनुपात ठीक नहीं तो मतलब क्या होगा कि वहां पे स्त्रियों की संख्या कम होगी, स्त्रियों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, एक तरीके से स्त्रियों की संख्या कम अगर वहां पे है तो इसका मतलब क्या है, स्त्रियां शिक्षित नहीं है, स्त्रियां शिक्षित नहीं है तो क्या है, बच्चे ज्यादा हो रहे। जब शिक्षित ना होंगे भाई जन्म दर क्या होगी, बढ़ भी सकती है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं और घट भी सकती है जन्म दर, क्योंकि संख्या कम है तो ज्यादा शादियां भी नहीं हुई तो क्या हो रहे, कम हो रहे। तीसरी चीज मृत्यु दर भी ज्यादा, मृत्यु दर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कहेंगे मृत्यु दर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मृत्यु दर पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि अगर लिंग अनुपात मतलब स्त्रियों की संख्या कम है तो मतलब क्या है, उनको शिक्षित नहीं किया गया, और शिक्षित नहीं किया गया तो क्या हो रहा है, जैसे कम उम्र में शादी हो जाए कोई बात नहीं, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या है, जागरूक नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, सामाजिक सूचना की तो हो रही है, सामाजिक सूचना ही तो दे रहे हैं एक तरीके से। जहां पे लिंग अनुपात कम होगा वहां पे आप देखेंगे स्त्रियों की संख्या कम होगी तो वहां क्या होगा, पुरुष श्रमिक अधिक होंगे, पुरुष श्रमिक अधिक होंगे। जैसे अगर आप देखेंगे हम लोगों के घर पे अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, पितृ सत्तात्मक परिवार चलता है हम लोगों के यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोगों के यहाँ नौकरी पे ज्यादातर जोर किस पर दिया जाता है, बेटे पर, बेटी को। अगर बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ तो हम लोग बेटे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे, बेटी को सरकारी कॉलेज में। क्यों, क्योंकि बेटी को तो सिर्फ इतना पढ़ा दीजिए कि वो उसको इंटर की डिग्री मिल जाए, हाई स्कूल, क्योंकि बिना पढ़ी लिखी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। बेटे को क्यों पढ़ाना, बेटा पढ़ने में कितना भी नालायक और गधा हो लेकिन उसको क्या करेंगे, उसको हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमने उम्मीद लगा रखी कि यही तो आगे सहारा बनेगा, बेटी तो हमारी चली जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी एक तरीके से क्या ऐसा बना गया है। तो आप लोग देखते होंगे हम इंग्लिश में सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा है और सीता झाड़ू लगा रही है, सीता गाना गा रही है। मतलब सीता को हम कभी नहीं पढ़ते कि सीता स्कूल जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो तरीके से हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है। तो जहां पे वो होगा, लिंग अनुपात कम होगा तो वहां पे श्रमिक कौन होंगे, पुरुष श्रमिक ज्यादा होंगे। ठीक, जहां पे महिलाएं कम होंगी वहां पे भ्रूण हत्या ज्यादा होगी। मतलब भ्रूण हत्या क्या है, एक तरीके से यानी उनके गर्भ में ही, यानी माँ के गर्भ में ही उनको बच्चे को मरवा देना किसी प्रकार से चेकअप करवा के। तो जहाँ ये भी क्या है, एक तरीके से लिंग अनुपात क्या होता है, सूचक होता है कि इतनी संख्या कैसे कम हो सकती है किसी जगह की, जिससे वजह क्या हो सकती है, भ्रूण हत्या हो सकती है। ठीक, अब बात करें निम्न जीवन स्तर। क्या होगा, महिलाओं का जीवन स्तर भी निम्न होगा। जहां पे एक तरीके से लिंग अनुपात असमान होगा वहां पे क्या होगा, यानी निम्न जीवन स्तर होगा महिलाओं का। देखते होंगे कि कई जगह पे जहां पे महिलाओं को बहुत ज्यादा वो रहता, देखते होंगे महिलाओं को पर्दा प्रथा या उनको विधवा विवाह की अनुमति नहीं है। अपने भारत में ही देख लीजिए कि ये सारी चीजें क्या, उनका जीवन स्तर क्या होता है, एक तरीके से निम्न होता है, उनकी स्थिति दयनीय होती है। तो लिंग अनुपात का किसी भी देश में बहुत प्रभाव पड़ता है। लिंग अनुपात का एक तरीके से बहुत महत्व है, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक दशाओं की सूचक होते हैं। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का सूचक, अगर कहीं पे महिलाएं जॉब कर रही हैं तो वो देश अच्छा होगा, पता चलेगा कि ये देश पढ़ा लिखा है, उसकी आर्थिक संरचना अच्छी होगी। और महिलाएं जहाँ पे जॉब नहीं कर रही हैं तो वहां पे क्या होगी, समझ जाइए कि वहां पे महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, महिलाएं स्वतंत्र नहीं है। कई देशों में सोचिए, भले आजाद हो गए, अभी तक 2008-9 तक कई देशों में विश्व के अभी तक महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी। खास करके अरब कंट्रीज जहाँ पे हैं वहां पे मुस्लिम वर्ग में या कह दिया जाए जो अरब कंट्री, वहां पे ज्यादातर प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये सारी चीजें, ये क्या थे, लिंग अनुपात एक तरीके। इसीलिए 2017 में SDG गोल में मुख्य रूप से इसको शामिल किया गया, लिंग अनुपात को, कि क्या करना है कि हमें लिंग अनुपात को बराबर करना होगा। जो देशों में असमान है उसको भी क्या करना है, बराबर करना है। और ये होगा कैसे बराबर, जब हम शिक्षित होंगे, हमारी सोच जो होगी ये रूढ़िवादिता से निकल के जाएगी। जहाँ पे हम सिर्फ राम स्कूल जाता है नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे सीता स्कूल जाती है। आप लोग देखते होंगे हम बर्थडे में जब बनाते हैं बच्चों का, तो अगर लड़के का बर्थडे तो हम उसके लिए गन, गाड़ी, ये सब चीजें देखेंगे। लड़की का बर्थडे तो डॉल देखते हैं, डॉल देखते हैं, नहीं देखते। तो वो सारी चीजें हमारी थिंकिंग, हमारे समाज ने ऐसा कुछ कर दिया, हमारी थिंकिंग बन चुकी है कि लड़की इन्हीं चीजों से खेलेगी, लड़के कार से नहीं, लड़की कार से नहीं खेल सकती, लड़की गन से नहीं खेल सकती। तो वो हमारी थिंकिंग बनी हुई है। तो
लिंग अनुपात का क्या महत्व है ये समझ में आया। अब बात करें जैसे लिंग अनुपात की विश्व वितरण की, तो विश्व वितरण की अगर बात करें कि लिंग अनुपात किस प्रकार से है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया लिंग अनुपात के विश्व वितरण को। विश्व में आपको बता ही दें कि विश्व में लिंग अनुपात कितना है, 102 102 पुरुषों पर 100 महिलाएं। अब बात करें लिंगानुपात के एक तरीके से विभाजन की या विश्व वितरण की, तो इसको 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कैसे, एक बांटा गया है अति उच्च लिंगानुपात, अति उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र, ठीक। इसके बाद आता है उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र, उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र। इसके बाद आता है मध्यम लिंगानुपात वाले क्षेत्र, मध्यम लिंगानुपात वाले क्षेत्र। और इसके बाद आता है निम्न लिंगानुपात वाले क्षेत्र। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर, ठीक। तो जो अति उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय या पश्चिमी यूरोपीय देश, इसमें एस्टोनिया या टर्निया आते हैं उच्च लिंगानुपात वाले देश में। इसमें आ जाते हैं कुछ दक्षिण अमेरिका के देश, जिसमें आपको ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर ये सब आ जाते हैं। इसी में आपका मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको वाले वगैरह भी आ जाते हैं इसी में। इसी में कुछ यूरोपीय देश भी आ जाते हैं, जिसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली यूरोपीय भी आ जाएंगे। मध्यम लिंगानुपात वाले देश जैसे इसमें आपके अफ्रीकी देश आ जाएंगे, एशियाई देश आ जाएंगे। निम्न लिंगानुपात वाले में भी अफ्रीकी देश ही आएंगे, जैसे एक तरीके से नीचे वाले मध्य अफ्रीका कह सकते हैं, युगांडा, कंपाला वगैरह, अफ्रीकी या नाइजीरिया वगैरह के देश। और इसमें भी एशियाई देश, एशियाई देशों के कुछ समूह, जैसे भारत में भी कुछ निम्न लिंगानुपात में भी आते हैं और कुछ अति उच्च। जैसे बात करें हम केरल की तो अति उच्च में आ रहा है, और बात करें हरियाणा की तो निम्न में आ रहा है। आपकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी किस में आ रहा है, निम्न में आ रहा है, ठीक। बात करें वहीं पांडिचेरी की तो अति उच्च में आ रहा है, और बात करें वहीं लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली की तो निम्न में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अति उच्च लिंगानुपात उच्च, ये एक तरीके से क्या देखा गया कि किस प्रकार से कहाँ का लिंग है, उस हिसाब से इसको 4 भागों में बांट दिया गया। तो ये थी बात लिंग संगठन की कि किस प्रकार से लिंग संगठन के आधार पर 4 भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है कि अति उच्च वाले क्षेत्र में, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक तरीके से महाद्वीपों को दिया गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और कुछ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के किनारे किनारे वाले देश। अगर बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्र अति उच्च और उच्च में आ रहे हैं, और जितना उत्तर भारत की ओर जाएंगे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो किस में चले जाएंगे, निम्न और मध्यम में चले जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उच्च और मध्यम के बीच में आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हमारे पश्चिम भारत की, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो वहां पे आप निम्न में पहुंच जाएंगे। अब ये तो हो गया लिंग संगठन। लिंग संगठन के बाद बात आती है आयु संरचना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जिसको हम कहेंगे बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे हम कहते हैं आयु संरचना। देखिए अभी लिंग के आधार पर संगठन था, अब आयु के आधार पर संगठन होगा, जिसे हम कह सकते हैं आयु संरचना या आयु संगठन, ठीक। आयु मतलब एक तरीके से क्या है, हमारे देश में देखा जाए तो आयु के आधार पर या विश्व में भी आयु के आधार पर चीजों को बांटा गया है। अब आयु के आधार पर कैसे कि किसी भी जनसंख्या के लिए आयु एक तरीके से क्या होता है, आयु भी एक तरीके की सूचक ही होती है कि कई प्रकार की सूचनाओं से पता चलता है कि ये देश कैसी प्रगति करेगा या कैसी प्रगति कर रहा होगा, ठीक है। हर देश की जनसंख्या जो होती है, आयु संरचना उस देश की विशेषता बताती है। अब कैसे विशेषता बताती है, देखिए विभिन्न आयु के लोग होते हैं, जैसे 0 से 5, 7, 8, 9, 10, तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह होंगी कि कैसा क्या कहा जा सकता है। देखिए सामाजिक आर्थिक भिन्नता जो आयु होती है, इसमें भी एक तरीके से क्या होती है, सामाजिक आर्थिक भिन्नता।
आप कहेंगे सर उसमें भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी, इसमें भी सामाजिक आर्थिक भिन्नता है। कैसे भिन्नता है? जैसे कि आपको क्या लगता है जो कमाई करने वाले होते हैं वो किस उम्र के लोग कमाई करते हैं? यानी जो बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या 0 से 5 साल 10 साल तक वाले लोग कमाई करेंगे? नहीं। तो यानी एक तरीके से जनसंख्या होती है, यानी जहाँ की जनसंख्या ज्यादा युवा होगी तो वो आर्थिक रूप से वो देश क्या होगा? ज्यादा समृद्ध होगा। नहीं समृद्ध होगा। कैसे समृद्ध होगा? जिस प्रकार से जहाँ की जनसंख्या ज्यादा युवा होगी, यानी यहाँ पे वृद्ध हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं? वो तो आश्रित जनसंख्या में आ जाएंगे। या जहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं तो वो क्या होंगे? वो भी आश्रित में ही आ जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो क्या होगा? ये सामाजिक आर्थिक भिन्नता को दिखाता है कि जहाँ पे ज्यादा युवा है तो वो देश ज्यादा तेजी से आगे चल के प्रगति कर सकता है, रोजगार लोगों को ज्यादा मिल जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। देखिए दूसरी चीज वो क्या दिखाता है, जो दूसरा आयु संरचना में होती है, दूसरी उस देश की श्रम शक्ति दिखाता है। श्रम शक्ति कैसे? श्रम शक्ति किसी देश की आयु संरचना से उस देश की श्रम शक्ति का पता चलता है। श्रम शक्ति क्या कैसे? कि मान लीजिए किसी देश की जो जनसंख्या है 40% जनसंख्या जो है वो हम कहते हैं कि कैसी है, 60 साल से ऊपर की है, 60 वर्ष से ऊपर की 40%, और 20% जनसंख्या 15 वर्ष से कम है। तो 60 20 कितनी हो गई? 80। तो यानी उसकी युवा जनसंख्या कितनी होगी? मात्र 20%। और जब युवा जनसंख्या मात्र 20% होगी तो उस देश में काम करने वालों की संख्या कितनी? 20। और आश्रित जनसंख्या कितनी? 80%। तो क्या उस देश में श्रम शक्ति होगी? नहीं होगी। तो बात यह है श्रम शक्ति। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि श्रम शक्ति क्या है। अब बात करें रोजगार की। एक तरीके से किसी देश में रोजगार है या नहीं है, या कितने रोजगारों की जरूरत है, इससे भी किससे पता चलेगा? हमारी आयु संरचना से। कि किसी देश की जनसंख्या मान लीजिए कि जिस देश की जनसंख्या मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19 करोड़, वर्तमान में तो 21 करोड़ के आसपास है, 19 करोड़ है। इसमें हम कहते हैं कि 19 करोड़ में लगभग 60% जनसंख्या जो है वो क्या है? इस वर्तमान में कितनी है? 21 करोड़। ठीक। तो हम कहते हैं कि लगभग 60% जनसंख्या जो है वो क्या है? युवा है, यानी 15 से 60 के बीच में है। तो इसमें हम कहते हैं कि 60% 21 का निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 21 करोड़ का 50% निकाल लीजिए, कितना? 7 3 21, एक तरीके से 30 60 90, तो लगभग कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, तो होगा 15 करोड़ के आसपास। ठीक। तो यानी 15 करोड़ जो जनसंख्या है वो क्या है? युवा है। और इसमें पता चला कि इसमें जो वो करने वाले काम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से केवल 5 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो इस समय नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? 10 करोड़ क्या है? बेरोजगार होगा। बात समझ में ना आई होगी। कहने का मतलब किसी देश की जनसंख्या में अगर 60% युवा हैं, यानी यहाँ पे कह दिया जाए कि 60% युवा है, 30% बच्चे और 10% ऐसी जनसंख्या है जो वृद्ध है। भारत की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि इसकी जीवन प्रत्याशा भारत की बहुत ज्यादा अभी नहीं है। अब कहेंगे सर ये जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा उसे कहते हैं कितनी उम्र तक या अधिकतम उम्र तक जीने वालों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। कि मतलब हमारे देश में जीवन, जैसे कई लोग हम कहते हैं कि क्या हमारे देश में हर व्यक्ति 100 साल तक जीता है? क्या नहीं जीता। 70 साल तक जीता है? क्या नहीं जीता। ज्यादातर हमारे यहाँ देश में देखते होंगे 30 से 50 के बीच में ही व्यक्तियों को कई सारी बीमारियां हैं, किसी को कैंसर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर। इस वजह से कई लोग तो 60 तक भी नहीं जा पाते। तो वो है जीवन प्रत्याशा की अधिकतम जीने की उम्र हमारे यहाँ पे क्या है? वो कम है। इस वजह से हमारे यहाँ वृद्ध जनसंख्या क्या है? कम है। तो हमने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी 21 करोड़ जनसंख्या मान लीजिए है, उसमें से 60% जो है वो क्या है? नवयुवा, यानी 15 से 60 के बीच में। तो 15 से 60 के बीच में 60% है, और तो लगभग कितना हो गया? 15 करोड़ के आसपास। और जब हमने देखा कि हमारे यहाँ जो नौकरी करने में उसका तो बायोडाटा सरकार के पास रहता है ना, वो कितना है? 5 करोड़ लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरीके से। तो मतलब बेरोजगार कितने होंगे? 10 करोड़। यानी 10 करोड़ 15 से 60 वर्ष की उम्र वाले लोग ऐसे हैं जिनको काम की तलाश है लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं क्या है? रोजगार का सूचक होती है आयु संरचना की, रोजगार कितने को चाहिए। ठीक है। तो एक तरीके से ये भी चीजें हो जाती हैं। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। ये है क्या एक तरीके से। ठीक। अगर हम कह दें कि इसमें एक अर्जक भी होता है, एक अनार्जक भी होता है। अब आप कहेंगे सर ये अर्जक और अनार्जक क्या है? सबसे पहली चीज हमने क्या बताई? अर्जक। और एक होता है अनार्जक। अर्जक और अनार्जक। अर्जक और अनार्जक क्या है? अर्जक का मतलब होता है ऐसी जनसंख्या जो कुछ अर्जन कर रही है, यानी
जो कमा रही है। तो वही जो बताया जैसे इसमें कि कमाने वाली, और अनार्जक मतलब क्या कि 0 से 15 साल तक वालों को हम मुख्य रूप से अपनी जनसंख्या को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, एक होता है 0 से लेके 15 वर्ष, एक होता है 0 से लेके 14 वर्ष, एक होता है 15 से लेके 59 वर्ष, एक होता है 60 से ऊपर। ठीक, तो इसमें जो अर्जक होता है वो क्या होता है 15 से 59, यानी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वही तो अर्जन कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो क्या होती है तो ये। और 0 से 14 तो आश्रित होती है, और 60 से ऊपर वाले ये भी क्या होती है आश्रित। आश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये जो 0 से 14 है अपने माँ बाप पर आश्रित है, और जो 60 से ऊपर है अपने बेटों पर आश्रित है। ठीक, तो मुख्य रूप से अर्जन का काम कौन कर रहे हैं, ये अर्जन का। और ये क्या है अनार्जक जनसंख्या, ये अर्जक है और ये अनार्जक, यानी दूसरों पर एक तरीके से क्या है आश्रित है। इससे देखिए दूसरी चीज क्या पता चलता है, श्रम शक्ति, इसी को हम लोग कह सकते हैं कार्य क्षमता भी पता चलेगी इसी से। दूसरे शब्द में अगर इसे कहें कार्य क्षमता, कि किसी देश की कार्य क्षमता कैसी है, कार्य क्षमता। ठीक, अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं वर्गीकरण कर देते हैं, कि वर्गीकरण अगर इसको करें कि आयु वर्गीकरण क्या है। ठीक, जो हमें अभी इस समय बताए कि आयु वर्गीकरण, आयु संरचना में आयु वर्गीकरण करते हैं। आयु वर्गीकरण, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है एक तरीके से बाल जनसंख्या 3 भागों में बांट रख सकते हैं। दूसरी होती है प्रौढ़, और तीसरी होती है वृद्ध। ठीक, इसमें उम्र आपको बताए थे कि 0 से लेके 14 तक, इसमें 15 से लेके 59 तक, और इसमें लेके 60 से लेके ऊपर, यानी बाल जनसंख्या। इससे किसी देश का क्या पता चलता है, इससे किसी देश की वो पता चलती है। जैसे खास करके अगर हम बात करें कि जो विकसित देश होते हैं वहां पे प्रमुख रूप से जो जनसंख्या होती है वो कैसी होती है प्रौढ़ और वृद्ध होती है। यानी विकसित देश जैसे अमेरिका हो गए, और जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, यूरोपीय देश हो गए, कनाडा हो गए, यहाँ पे जो जनसंख्या होगी बाल जनसंख्या कम होगी। आप कहेंगे सर बाल जनसंख्या क्यों क्यों होगी, क्योंकि हमने इससे पहले जनसंख्या सिद्धांत में पढ़े थे कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी जन्म दर बिल्कुल कम कर दी, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। और जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है तो जो पहले वाले लोग होंगे क्या, या तो प्रौढ़ होंगे या तो वृद्ध होंगे, बच्चों की संख्या क्या होगी कम होगी। लेकिन जो विकासशील देश होंगे उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, बाल जनसंख्या का और प्रौढ़ जनसंख्या का। कैसे होगा, क्योंकि वहां पे जन्म दर ज्यादा है लेकिन मृत्यु दर उन्होंने क्या की, मृत्यु दर तो कम कर ली। जैसे भारत में बात करें मृत्यु दर तो कम हो गई लेकिन जन्म दर अभी तक कम नहीं कर पाए, तो इस वजह से वहां पे बाल जनसंख्या और प्रौढ़ जनसंख्या ज्यादा होगी। और स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, इस वजह से जीवन प्रत्याशा कम है, तो वृद्ध जनसंख्या क्या होती है कम होती है। वहां पे बाल जनसंख्या और प्रौढ़ जनसंख्या ज्यादा होती है। इसी के आधार पर क्या किया गया, इसी के आधार पर जनसंख्या पिरामिड, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या पिरामिड बताइए। ठीक है, इन्हीं जनसंख्याओं के आधार पर एक पिरामिड बनता है। अब पिरामिड क्या है, एक तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, एक तरीके से एक तरीके का आरेख होता है। ठीक, जिसमें इस तरीके की एक रेखा होती है सीधी, इसमें बीच में क्या है जीरो, जिसमें पिरामिड बनाया। जैसे अभी आप लोग इंटर वाले जितने भी छात्र होंगे उन्होंने अभी पिरामिड वो पढ़े होंगे दंड आरेख। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ से बीच से डिवाइडर बना दिया, इस तरफ हमने क्या कर दिया, इस तरफ हमने पुरुष कर दिया, इस तरफ हमने स्त्री जनसंख्या कर दी, और यहाँ लिख दिया 0 से लेके 5 साल, 5 से लेके 10 साल, 10 से लेके 15 साल, 15 से लेके 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 प्लस यहाँ 70 से ऊपर। देखिए सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो जितना भी विकासशील देश होगा, हमने क्या बताया जितने से भी विकासशील देश होगा वहां पे जन्म दर ज्यादा होगी। जब जन्म दर ज्यादा होगी तो वहां पे 0 से 5 साल के बच्चे क्या होंगे ज्यादा होंगे। ठीक, फिर 5 से 10 साल में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी ना होने की वजह से क्या होंगे वो कम होंगे। फिर धीरे धीरे करके ऊपर की जनसंख्या में लोग क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक, अब आप लोगों को ये कई बच्चों को ये ना समझ में कि सर ये लाइनें ऊपर की ओर छोटी क्यों होती चली जा रही हैं। ठीक,
हमने दंडारेख में पढ़ा था कि जिसका वो ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पे वो भी तो बनाएंगे कि देखिए एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी कर सकते हैं 8 9। तो जो विकासशील देश होंगे वहां पे आप देखेंगे कि बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, यानी इसको 1000 में 8000 हैं 0 से 5 साल के बाद, या 8 लाख हैं, फिर 10 लाख वाले 7 लाख बचे, फिर ये 6 लाख बचे, फिर ये 5 लाख, फिर इस प्रकार से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यानी इस पिरामिड को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड। एक तरीके से इस पिरामिड को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार पिरामिड। ऐसा पिरामिड कहाँ का है, अफगानिस्तान हो गया जैसे, ठीक, अफगानिस्तान के साथ साथ, यानी वहां की बाल जनसंख्या ज्यादा और अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या कम है। तो इसका अफगानिस्तान, या हम कह सकते हैं जो अल्प विकासशील देश है उनका जो पिरामिड बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अल्प विकासशील देश होंगे उनका पिरामिड कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे उन देशों का पिरामिड कैसा बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा, जिनमें बाल जनसंख्या अधिक होगी लेकिन जो वृद्ध जनसंख्या होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। बात समझ में, ठीक। तो ये कैसा बनता है, त्रिभुजाकार, जिसमें वृद्ध जनसंख्या बिल्कुल उच्च उम्र तक पहुंचते ही नहीं, लोग 80 90 100 तक पहुंचे, क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं, ठीक। दूसरा जो पिरामिड बनता है, एक तरीके से तो त्रिभुजाकार हो गया, एक पिरामिड बनता है घंटी नुमा पिरामिड। घंटी नुमा पिरामिड, ये कैसे देशों का बनता है, ये ज्यादातर ऐसे देशों का बनता है जो देश विकसित होते हैं, ठीक। कि इसमें क्या होता है घंटी नुमा पिरामिड में, कि सेम वही चीज, इधर पुरुष इधर स्त्री, सेम वही आंकड़े इसमें भी बन जाएंगे कि ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक। फिर यहाँ स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री। यहाँ पे बाल वर्ग और प्रौढ़ वर्ग लगभग क्या होता है, एक तरीके से बराबर होता है। तो ये एक तरीके से ऊपर जो बहुत कम होता है, तो ये इस प्रकार से बनता है। अगर इसको आप लोग गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से, एक तरीके से जिस प्रकार से मंदिर में एक घंटी होती है, देखने में घंटी के आकार का नजर आता है, ये कौन से देशों का पिरामिड होता है, ये विकसित देशों में पाया जाता है। जो घंटी नुमा पिरामिड होता है वो विकसित देशों में मिलता है, ठीक। जो अभी जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गई है, लगभग क्या हो गई है, समान हो गई है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग कम कर रहे हैं, तो वहां पे जन्म और मृत्यु दर समान है। इस वजह से देखेंगे कि ऊपर की जनसंख्या जितने जन्म ली उतने ही जिंदा भी है, मर रही है, कि इसमें क्या है, जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा थी लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे कम नहीं हो रही, बराबर जा रही है। ऊपर जाकर जो वृद्ध है बहुत ज्यादा 80 90 प्लस 100 प्लस, वो उनकी संख्या कम होती है। इस वजह से पिरामिड कैसा बनता है, घंटी नुमा, यानी जो विकसित देश है उनमें जन्म दर और मृत्यु दर कम है, और कम के साथ साथ ही क्या है, एक समान है। तो ज्यादा ही नहीं कि जन्म दर तेजी से बढ़ रही तो ऊपर की ओर मृत्यु दर तो घट गई, तो ऐसा नहीं, इसमें एक समान है। इस वजह से ये बराबर उसमें चल रहा है। जैसे अमेरिका का पिरामिड इसी प्रकार का बनता है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अमेरिका का जो पिरामिड है वो कैसा है, घंटी नुमा पिरामिड है। एक पिरामिड और बनता है जिसे हम कहेंगे हासमान, नीचे बना देते हैं हासमान, रासमान जनसंख्या पिरामिड। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर जो समझ में ना आए उसके बारे में पूछिएगा भी जरूर। हासमान जनसंख्या का पिरामिड वहां बनता है जो बहुत ज्यादा विकसित देश है, जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है, यानी एक तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर रुक चुकी है। तो इसका पिरामिड अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने कह दिया कि बीच से डिवाइड करने वाला है इस प्रकार से, या इसको भी कहते हैं कि ये क्या हो गया, 0 हो गया, सेंटर लाइन हो गई। तो इसका पिरामिड जो होता है इसमें बच्चों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और ऊपर जो संख्या होती है बीच में ऐसे खिंचा दें, इस प्रकार से अगर हमने खिंचा दिया तो इसमें वृद्धों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं हासमान पिरामिड एक तरीके से, ठीक।
ये जस्ट उल्टा एक तरीके से बनता है इसमें, जैसे कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, जापान का, कि जापान का जो जनसंख्या पिरामिड है ह्रासमान है, फ्रांस का जो जनसंख्या पिरामिड है वो कैसा है, ह्रासमान है। तो एक तरीके से कई सारे यूरोपीय देश भी हैं जिनका जनसंख्या पिरामिड एक तरीके से क्या है, ह्रासमान है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना, जो घंटीनुमा पिरामिड है वो किसका है, अमेरिका का है। ठीक, कनाडा का है, एक तरीके से जर्मनी का भी कह सकते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान है इसका कैसा है, एक तरीके से त्रिभुजाकार, यानी जनसंख्या ज्यादा। और इसका भारत की बात करें तो हम त्रिभुजाकार भी नहीं कह सकते और घंटीनुमा भी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इससे तो कुछ ठीक ही है, पूरी तरीके से त्रिभुजाकार नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये है एक तरीके से आपका जनसंख्या पिरामिड। जो 3 प्रकार के जनसंख्या पिरामिड आपको बताया गया, इनको बहुत आपको याद रखना ध्यान से, और इसको याद से पढ़ना है कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, जिसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या को दिखाया जाता है कि किस वर्ग में कितनी जनसंख्या है, जिसमें उम्र और उसके आधार पर स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और संगठन आता है। अभी तक हमने किसका पढ़ लिया, देखिए लिंग संगठन पढ़ लिया, आयु संगठन पढ़ लिया। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण नगरीय संगठन। कि अब ये क्या है भाई, ग्रामीण नगरीय संगठन भी तो होता है, नहीं होता कि किसी देशों में ग्राम, जैसे अपने देश की ही बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है और नगरीय जनसंख्या कम है, जैसे हम कहते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन। ठीक, अब ग्रामीण नगरीय संगठन की अगर बात करें कि ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, यानी ग्रामों और नगरों के बीच में जनसंख्या के अनुपात, कि कहाँ ग्रामों के अनुपात ज्यादा है कौन से देशों में, और कहाँ एक तरीके से क्या है, नगरों का अनुपात है। अब इसके लिए क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग अनुपात होते हैं कि किसको हम कहेंगे कौन सा नगर है और किसको हम कहेंगे कौन सा गांव है। अगर भारत की बात करें कि भारत में हम किसे नगर कहते हैं, तो भारत में नगरों के लिए कुछ सेवा शर्तें हैं। सबसे पहली सेवा शर्त क्या है कि वहां की जनसंख्या कितनी हो, 5,000 से अधिक हो। तो आप तो कहेंगे कि हम कई सारे भारत में गांव भी हैं जिनमें 5,000 से अधिक जनसंख्या है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, 5,000 से अधिक जनसंख्या हो तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो है कि वहां की जनसंख्या घनत्व कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की नगर की परिभाषा है, हम ये बता रहे हैं कि भारत में किसको नगर कहा जाएगा, कौन से क्षेत्र नगर की श्रेणी में आएंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ एरिया मतलब कितना वहां पे, अब गांव में 5,000 जनसंख्या तो ज्यादा तो है, लेकिन वहां का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 400 से क्या है, कम है, तो उसको हम नगर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक, और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वहां की 75% जनसंख्या जो है, 75% जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में लगी हो, द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में लगी हो। अब द्वितीयक तृतीयक आपके समझ में नहीं आएगा, अभी जब कार्यात्मक वर्गीकरण बढ़ाएंगे तब बताएंगे। यानी वहां की 75% जनसंख्या ऐसी हो जो कृषि ना करती हो, कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में लगी हुई हो। अभी ये द्वितीयक और तृतीयक के बारे में भी हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे कि ये है क्या द्वितीयक, और जब व्यवसायिक संरचना विषय में पढ़ेंगे, व्यवसायिक संगठन जब पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। तो नगरों के आने से एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हर देश में नगरों के लिए परिभाषा अलग अलग होती है। ठीक, अब पहली चीज क्या होती है कि भारत में बात करें तो भारत में देखा जाए तो देखिए, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे कम अगर देखा जाए तो देखिए कि 70% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है, 68% है, 68.5, और लगभग 31.5 क्या है, नगरीय जनसंख्या। अगर शुरुआत की बात करें 1901 में तो 7 से 8% जनसंख्या हमारी नगरों में निवास करती थी, बाकी सब कहाँ रह रही थी, गाँव में। तो 100 सालों में अगर देखा जाए तो भारत में बहुत तेजी से नगरीकरण हुआ तो नहीं, लेकिन नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। एक तरीके से देखा जाए तो 100 सालों में अभी तक 50% तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पहुंचे। ग्रामीण नगरीय संगठन में बात करें तो सबसे कम नगरीकरण अगर किसी में हुआ है तो वो है एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, कि एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ की आज भी 60% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। एशिया और अफ्रीका की आज भी जनसंख्या क्या है,
60% ग्रामीण है। वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका, महाद्वीपों की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया, ओशनिया महाद्वीप है, ओशनिया, इसमें लगभग 75 से लेके 85% तक जनसंख्या जो है वो नगरीय है। ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया। और बात करें यूरोप की, तो यूरोप में 90%, यानी यूरोप महाद्वीप में 90% से अधिक जनसंख्या क्या है, नगरों में निवास करती है, यानी वहां की जनसंख्या नगरीय है। एक तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चलता है। क्रमबद्ध तरीका कैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे नगरीय ग्रामीण जनसंख्या भी कार्यात्मक वर्गीकरण है, तो ये क्या है, इसमें देशों की अगर बात करें तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला अगर देखा जाए, तो सबसे कम की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, जिनकी नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा ही कम है एक तरीके से। ठीक है, कि एशिया और अफ्रीका, भारत में ही देख लीजिए, चाइना तो फिर भी भारत से ठीक ही है। तो ये क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन महाद्वीप में देशों के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या था, अमेरिका, कनाडा और वो मैक्सिको। तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आपके वही ब्राजील आ गया, पेरू आ गया, इक्वेडोर आ गया, आपका चिली आ गया आपका, तो वो सब क्या है दक्षिण अमेरिका। ओशनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ गए मुख्य रूप से। यूरोप में आपको पता है फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब किसमें आ गए, इसमें आ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जनसंख्या क्या है, किस प्रकार से हमारे यहाँ पे विश्व में नगरीय और ग्रामीण संगठन है। ठीक, ये तो हो गया ग्रामीण और नगरीय संगठन की बात। अब बात करते हैं किसकी, साक्षरता की। ठीक, जहाँ पे नगरीय, अब बात ये होती है कि नगरों को कौन कौन से नगरीकरण बढ़ाने के रीजन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक दो लाइनें लिख लेते हैं। तो नगरों में लोग निवास क्यों करना चाहते हैं, नंबर पहली चीज क्या है, शिक्षा के लिए। ठीक, मुख्य रूप से अगर देखा जाए। दूसरा चीज क्या होता है, रोजगार के लिए। तीसरी चीज क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए। अब आप कहेंगे स्वास्थ्य के लिए क्यों, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, क्योंकि गांव में आप देखें तो गांव में इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकती जितनी अच्छी आपको शहरों में मिल जाती हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आपको गांव में उतनी अच्छी नहीं मिल सकती, आपको गांव में हर दिन काम नहीं मिल सकता, रोजगार नहीं मिल सकता, तो उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य सुविधा, इस वजह से कहीं ना कहीं नगरीकरण क्या हो रहा है, नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और क्यों लोग नगरों में निवास करना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई ग्रामीण नगरीय संगठन की बात। ठीक, अब अगर बात करें किसकी, शिक्षा की, कि अगर साक्षरता की बात करें, साक्षरता संगठन, तो साक्षरता में बात करें, साक्षरता में अगर देखा जाए तो सबसे आगे कौन सा, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के कई सारे देश हैं जहां की साक्षरता लगभग 99% है, 99% से अधिक, या 100% भी कह सकते हैं। तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई अगर है तो यूरोप महाद्वीप के देश आते हैं। जैसे इसमें देख लिया जाए अगर कुछ देशों के नाम है, बेलारूस हो गया, जैसे इटली हो गया, इटली के साथ साथ आपका हंगरी हो गया, यहाँ की जनसंख्या कितनी पढ़े लिखी है, 99%। सोचिए, ऐसा नहीं कि बस ये साइप्रस है आपका और साक्षरता, मालदीव है भारत के नीचे की बात करें, देखिए भारत का सबसे नीचे छोटा सा द्वीप है, मालदीव में भी क्या है, 99% जनसंख्या है मालदीव। चलिए, साक्षरता की अगर बात हुई है तो कम पढ़े लिखों की भी बात हो सकती है, नहीं हो सकती, कि जो सबसे कम पढ़े लिखे देश हो, तो सबसे कम पढ़े लिखे के देशों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे कम पढ़ा लिखा देश है बुर्किना फासो, अफ्रीकी महाद्वीप का देश है बुर्किना फासो, जहां की साक्षरता दर कितनी है, मात्र 36%। यहीं बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की साक्षरता प्रतिशत कितना है, 38%। अफगानिस्तान का तो भैया अलग ही हाल है, अलग हाल कैसे, अफगानिस्तान के लोग क्या करते हैं, कहते हैं महिलाओं को पढ़ना नहीं। ठीक है, महिलाओं को पढ़ने नहीं देते। ठीक, अब महिलाओं को पढ़ने नहीं देते, और जब महिला को कोई बीमारी होती है, यानी जब वो बीमार होती है, तो क्या कहते हैं कि किसी महिला डॉक्टर को ही देखना है, कोई पुरुष डॉक्टर नहीं देखेगा। अरे दिमाग से पैदल इंसानों, जब तुमने महिला डॉक्टरों
वो महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया तो महिला डॉक्टर कहाँ से आ जाएंगी। तो सबसे बड़ा हाल देखिए, इसी वजह से अफगानिस्तान में क्या है, कितना कम है। एक तरीके से एक देश और है अफ्रीकी गणराज्य, एक देश है अफ्रीकी गणराज्य, इसकी भी साक्षरता दर कितनी है, 36%। भारत की बात करें तो भारत में 74%, यानी हर 100 में से 74। 99% का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे हर 100 में से 99 लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें से 99 लगभग 100 है। और वहीं बुर्किना फासो में बात करें तो 100 में से सिर्फ 36 लोग, यानी 1000 में सिर्फ 360। और अफगानिस्तान में 1000 में 380। और भारत में बात करें तो हर 100 में 74 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसमें पुरुष जनसंख्या में लगभग 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं। और महिला जनसंख्या की बात करें तो लगभग 100 में से 65 लोग पढ़े लिखे हैं। यानी भारत की साक्षरता दर अगर आपसे पूछेगा, अभी हम जब भारत का जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे तब उसमें भारत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हर राज्य के बारे में कि कौन सा राज्य साक्षरता में आगे, कौन सा साक्षरता में पीछे। और लिंग वो संगठन जब पढ़ेंगे, धार्मिक संगठन पढ़ेंगे तो उसमें सब पढ़ेंगे किस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या, एक तरीके से यहाँ का उस तरीके से बटा हुआ कि किस प्रकार से साक्षरता संगठन है विश्व में। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक साक्षर कहाँ के देश हैं और सबसे कम कहाँ के हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ज्यादातर पिरामिड से ही पूछता, आयु संरचना से या लिंग संगठन में एक तरीके से बताइए। अब एक संगठन लास्ट में बच जाता है आपका व्यवसायिक, व्यवसायिक संगठन। अब आप कहेंगे सर ये व्यवसायिक संगठन क्या है? व्यवसायिक संगठन का मतलब यह है कि काम के आधार पे लोगों को बांट दिया गया। अब काम के आधार पे कैसे लोगों को बांट दिया गया, मुख्य रूप से हमारे देश में पहले 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले थी प्राथमिक क्रियाएं, अभी आगे चैप्टर में आपके इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है। दूसरी थी द्वितीयक क्रियाएं, अभी हम इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी थी तृतीयक क्रियाएं। अब बात करें प्राथमिक क्रियाएं क्या थी। प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं यानी जिसमें आज भी देखा जाए तो जिसमें आधे से अधिक लोग क्या है, जहां पे प्राथमिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कृषि कर रहे हैं, ठीक, आखेट कर रहे हैं, आखेट का मतलब शिकार कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्या होंगे, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य का मतलब ऐसे कार्य जो प्रकृति से डायरेक्ट हम किए जा रहे, मिट्टी का निकालना, खनन करना, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक कार्यों से यानी जो कच्चा माल निकाल रहा है वो क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। फल एकत्र करना, वो सब। तो जहाँ की जनसंख्या इन सारी चीजों में लगी होती है तो वो क्या है, प्राथमिक कार्यों में लगे हुए लोग, यानी कार्यों का व्यवसायिक संगठन बांट रहे हैं। द्वितीय कार्य का मतलब होता है विनिर्माण, यानी जहाँ पे क्या हो, चीजों का निर्माण हो रहा हो ज्यादातर, वो क्या होगा, पहले प्राथमिक कार्यों में लगे रहे और उन्हीं से फिर हमने क्या चालू कर दिया, विनिर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया। यानी जैसे आदि मानव की बात करें तो जब आदि मानव आया तो सबसे पहले क्या कर रहा था, कृषि तो कर नहीं रहा था, मुख्य रूप से क्या कर रहा था, आखेट करता था, ठीक, आखेट करता था, फल एकत्र करता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या सीखा, कृषि करना सीख लिया, फिर मत्स्य पालन आ गया। फिर उसने क्या किया, कृषि से चीजें बनाना शुरू कर दी, यानी अपने लिए घर बनाए, घरों से चीजों को बनाने की फैक्ट्रियां डाली। फिर क्या है, विनिर्माण। अब विनिर्माण के बाद तृतीय क्रिया हम किसे कहेंगे, तृतीय क्रिया में आपका आएगा यातायात, ठीक। यातायात के बाद आपका सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के बाद आपका आ जाएगा व्यापार। भाई पहले हमने कृषि की, आखेट किया, मत्स्य पालन किया, उसके बाद हमने उनसे क्या किया, उनसे चीजें बनाई। अब उन चीजों को बनाने के बाद क्या करना, बेचना भी तो है और उसको ले जाने के लिए रास्ताएं भी तो चाहिए। तो ये जो यातायात में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए, वो सब किस में चित आते हैं, तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं, यानी तृतीय कार्य करने वाले लोग हैं। और तीसरी सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र को कहते हैं जैसे बैंक, यानी ना कुछ बना रहे हैं ना कुछ बेच रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। सेवाओं का मतलब बैंक ने आपका पैसा लिया, आपके पास ज्यादा था, आपका रख लिया, जिसको जरूरत है उसको दे दे। क्या बैंक पैसा बना रहा है, नहीं बना रहा। जैसे सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है, एक तरीके से आपके लिए बीमा, बीमा क्या करते हैं, क्या कोई चीज बना रहा है या कोई आपको बेच रहा, नहीं, आपके पैसों से ही आपको कुछ सुविधाएं दे रहा है, यानी सेवाएं दे रहा है, वो क्या है, सेवा क्षेत्र। इंटरनेट, इंटरनेट क्या कर रहा है, कुछ बना रहा है, नहीं, कुछ बेच रहा है, नहीं,
आप एक ही चीजों को, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें उस पर डाल दे रहे हैं और उसी को जिनको जरूरत है उससे देख ले रहे हैं। वो क्या है, सेवा क्षेत्र, यानी सेवाएं दे रहा है। ठीक, यातायात, यातायात भी एक तरीके से क्या है, सेवा क्षेत्र ही है। अब अगर आपको ट्रेन से मान लीजिए कि चित्रकूट से अगर हम कह दें कि इलाहाबाद जाना है, तो आप जिस सीट में जाएंगे तो उसके लिए उस ट्रेन की सेवा लिया आपने, कि ट्रेन खरीद ली, नहीं खरीद ली ना, आपने एक टिकट ली, टिकट के माध्यम से उस ट्रेन ने आपको उसका कुछ चार्ज ले लिया सेवाएं देने का, तो वो क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र। सेम वही चीज व्यापारी करते हैं। व्यापारी ना तो कुछ बना रहे होते, ना तो कुछ बेच रहे होते हैं, क्या होता है, किसी और की चीज दुकान पे ला के रख ली और जिसको जरूरत थी उनको देते रहे, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, सेवा क्षेत्र। कोई भी देश तब प्रगति करता है जब एक क्रमवार चलता है, यानी प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक में जाए, तो वो क्या होगा, विकसित हो जाएगा। लेकिन हमारे देश का हाल उल्टा रहा, पहले हम प्राथमिक से और प्राथमिक से डायरेक्ट किस में आ गए, तृतीयक में, यानी विनिर्माण हम लोगों ने किया नहीं बहुत ज्यादा। इस वजह से ज्यादातर चीजें हम क्या करते हैं, बाहर से चीजें आयात करते हैं, निर्यात करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। अपना कच्चा माल क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। हम कोयला बेच देते, लोहा बेच देते, और उसके बदले हम दूसरे देशों से गाड़ियां खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से हैवी मशीनरी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम विनिर्माण नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम आज भी क्या है, विकासशील बने हुए, अभी भी हम लोग विकसित की श्रेणी में नहीं आए। तो ये था क्या, एक तरीके से व्यवसायिक संगठन। जहां जो पार्ट में जो टॉपिक समझ में ना आया हो वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो ये था आपका जनसंख्या संगठन का चैप्टर। इसके बाद हम अगले चैप्टर जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव विकास, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।